हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट की परीक्षा में अब तक जितने भी ईवीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर 2021 में जो प्रश्न ईवीएस के पूछे गए थे वो किस तरह के थे, इसको देखेंगे। देखिए, अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कुडू कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन देखेंगे, ए है असम, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है मिजोरम और डी है झारखंड। तो हम लोगों ने क्लास किया है, हमने पढ़ा है जब हम लोग एनसीईआरटी की समरी को देख रहे थे, तो कुडू जो है वो झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक होगी बात, आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। ऑप्शन देखेंगे, ए है जुलाई से सितंबर, बी है अक्टूबर से दिसंबर, सी है जनवरी से मार्च और डी है अप्रैल से जून। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? ऑप्शन देखेंगे, पहला है आइजक असिमोव, बी है रोनाल्ड रॉस, सी है जॉर्ज मेस्ट्रल और डी है ग्रेगोर मेंडल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है जॉर्ज मेस्ट्रल। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? ऑप्शन देखेंगे, ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है मेघालय और डी है जम्मू और कश्मीर। देखिए, हालांकि यह अभी वर्तमान में है नहीं, लेकिन अगर प्रश्न आया है तो क्योंकि यह रह चुका है तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खान है? ऑप्शन है, ए ओडिशा, बी है असम, सी है बिहार और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ओडिशा। यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे तौर पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन है, ए है 5 बिंदुओं पर, बी है 6 बिंदुओं पर, सी है 7 बिंदुओं पर और डी है 8 बिंदुओं पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, जिसमें ब्रेल लिपि जो है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। हमने पिछली क्लास में इस बारे में पढ़ा था। तो यहां तक हो गई बात, आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जो निम्न चरण दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है मृदा को खोदकर नरम बनाना, बी है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, सी है बीज बोना, डी है खरपतवार हटाना और ई है प्याज को उखाड़कर निकालना। तो इनका सही क्रम क्या होगा, सही चरण क्या होगा, इस बारे में विचार करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अगर मृदा को खोदकर हमें नरम बनाना होगा तो ए हो जाएगा। उसके बाद बीज बोना, बीज को बोएंगे हम लोग, फिर खरपतवार को हटाएंगे। तो जो क्रम हो गया हमारा, ए हो गया, सी हो गया, उसके बाद डी हो गया और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्याज को उखाड़कर निकाला जाता है और फिर उसके बाद बी ऑप्शन हमारा आता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। तो हम लोग इस ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा इस क्रम को इस क्रम का अनुसरण कर रहा है। तो देखिए, पहला है हमारा ए, सी, डी, ई और बी। हमने अभी देखा कि पहले मृदा को खोदकर नरम बनाएंगे, ए हमारा हो गया, फिर उसके बाद सी होगा यानी बीज बोना, उसके बाद डी होगा यानी खरपतवार हटाना और ई होगा प्याज को उखाड़ कर निकाला जाएगा और उसके बाद उसकी सूखी पत्तियों को काटा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है हमारा वो सही हो जाएगा। सीटेट में देखिए, अब इस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र है,
यह कौन सा क्षेत्र है जिसे हम लोग ठंडा रेगिस्तान कहते हैं? साथ ही यह क्षेत्र ऊंचा है, सूखा है और समतल है। ऑप्शन देखेंगे, ए है शिलोंग, बी है दार्जिलिंग, सी है शिमला और डी है लेह लद्दाख। तो हम लोग जानते हैं कि लेह लद्दाख को ही हम लोग ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह ऊंचा भी है, सूखा है और समतल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ए है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज और नाशपाती। तो देखिए ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं क्योंकि प्याज में तो बीज होता नहीं है। अगला ऑप्शन है बी, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू और टमाटर। तो देखिए यह भी नहीं होगा क्योंकि आलू में भी बीज नहीं होता है। सी है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। और अगला है करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर और आलू। तो क्योंकि यहाँ भी आलू है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु जो है वो 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला है चिंपांजी, बी है लंगूर, सी है पांडा और डी है हमारा स्लॉथ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है स्लॉथ। इसके बारे में हमने पढ़ा है जब हम लोग एनसीईआरटी की समरी को कर रहे थे। तो यहाँ तक हो गई बात। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए कि उस स्थान पे जो गांव में सामान्य घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए कॉलम ए में दिया गया है असम, बी है लद्दाख, सी है मनाली और डी है राजस्थान। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है असम में किस तरह के घर होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि असम में बांस के खंभे पर घर ऊंचे ऊंचे ऐसे 10 से 12 फुट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो यह ए का हमारा 3 हो जाएगा। अगला है लद्दाख। तो हमने लद्दाख के बारे में भी पढ़ा था कि लद्दाख में जो घर होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं, एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं और लकड़ी के फर्श भी होते हैं और उनकी जो छतें होती है वो भी लकड़ी की ही बनी होती है। अगला है हमारा मनाली। तो मनाली में क्या है कि मनाली में पत्थर के घर होते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और राजस्थान में क्योंकि वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है इसलिए राजस्थान में क्या है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये इसका सही क्रम हो गया। आगे देखेंगे हम लोग, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा? ऑप्शन देखेंगे, पहला है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा, बी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा, सी है जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा और डी है अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डी। बार बार अगर हम अपने खेतों में अधिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, अधिक अगर कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो जो जमीन है, जो मिट्टी है, वो उसकी जो उर्वरता है वो खत्म हो जाएगी, फिर वो किसी भी फसल को उगाने के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। और ऐसे भी एक अपने खेतों में अगर बार बार कोई एक ही फसल को बो रहा है तो उससे भी जो मिट्टी है वो बंजर होती है। तो ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। तो अगर आपने हमारा एनसीईआरटी समरी का क्लास किया है तो उम्मीद है आपने 12 में से 12 प्रश्न सही किए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।